तो जैसा कि हर बार होता है कि पहले किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा होता है, उसके बाद वहाँ के जो भ्रष्ट अफसर होते हैं वो रिश्वत लेते रहते हैं और ज़मीन पर कब्जा होने देते हैं। फिर नेता आ जाते हैं, नेता अवैध कब्जा करने वालों को वोटर बना देते हैं और कहते हैं आप यहीं रहिए, बस शर्त इतनी है कि हमें वोट देते रहिए। धीरे 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 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 50 साल बीत जाते हैं। फिर पानी का कनेक्शन भी मिल जाता है, बिजली का कनेक्शन भी मिल जाता है, सड़कें भी बन जाती हैं और जैसा ओवैसी साहब बता रहे थे, सरकारी स्कूल भी खुल जाते हैं, डिस्पेंसरी भी खुल जाती हैं, धर्मशालाएं भी खुल जाती हैं। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर किसी जगह पर 50 साल पहले भी अगर अवैध कब्जा हुआ है और उस अवैध कब्जे को अब तक की सरकारों ने हटाया नहीं और अब उसे हटाया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? हमारी पूरी सहानुभूति है इन लोगों के साथ। ये बात सही है कि ये सारे लोग बेघर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इनके साथ सहानुभूति दिखाते हैं तो फिर कानून का क्या होगा, संविधान का क्या होगा, और सबसे बड़ी बात यह है इस देश के उन लोगों का क्या होगा जो कानून को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं। उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से, अपनी बचत कर करके, बैंकों से लोन लेकर, ईमानदारी की कमाई से मकानों को खरीदा है। एक एक व्यक्ति की पूरी जीवन की आय निकल जाती है एक मकान को खरीदने में, जमीन खरीदने में, उस पर मकान बनाने में, अगर वो सही जमीन खरीदे और मकान बनाए तो एक तरफ तो हमारे देश में वो लोग हैं जो अपने पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं, पूरी जिंदगी इंस्टॉलमेंट देते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो सरकार की जमीन को हड़पते हैं, फिर उस पर मुफ्त में वो कब्जा कर लेते हैं, करोड़ों रुपए की जमीन उनको मुफ्त में मिल जाती है और फिर वहां रहने लगते हैं। और फिर जब उन्हें हटाया जाता है तो ये कहते हैं कि ये जमीन तो हमारी है, अब हम क्यों हटेंगे, और फिर उस पर राजनीति होने लगती है और विपक्ष के लोग भी आ जाते हैं। भारत की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जहां लोगों ने सरकारी जमीन पर सबसे ज्यादा अवैध कब्जे किए हुए हैं, और आज सरकार ये तो कहती है कि वो पीओके को पाकिस्तान के नियंत्रण से आजाद करा लेगी। लेकिन अगर मैं सही मायने में आपको बताऊं तो हमारी सरकार के सामने उस जमीन को छुड़ाने की उससे भी बड़ी चुनौती है जिस पर हमारे देश के लोगों ने हमारे देश में ही रहते हुए कब्जा किया हुआ है। और आज मैं आपको बता सकता हूं कि पीओके को छुड़ाना तो आसान है, लेकिन इस जमीन को छुड़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पीओके को छुड़ाने के लिए तो आपको पाकिस्तान के आतंकवादियों से और पाकिस्तान की सेना से लड़ना पड़ेगा, लेकिन इस जमीन को छुड़ाने के लिए आपको अपने ही लोगों से लड़ना पड़ेगा, आपको अपने ही विपक्षी दलों के नेताओं से लड़ना पड़ेगा, अपने ही मीडिया से लड़ना पड़ेगा, अपने ही देश के एनजीओज और दूसरे एक्टिविस्ट से लड़ना पड़ेगा, अपने ही देश की अदालतों में मुकदमे लड़ने पड़ेंगे अगर आपको ये जमीन खाली करानी है तो, वरना ये जमीन ऐसे ही रहेगी। उदाहरण के लिए दूर जाने की क्या जरूरत है, भारत की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा रिहायशी इलाके सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से ही बसाए गए हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, तो आपको पता होगा इसके पीछे भी चुनावों का यही बिजनेस मॉडल है, जिसमें नेता लोगों को उनके अवैध मकानों के लिए बिजली और पानी का कनेक्शन देते हैं, इसके बदले में उनका वोट लेते हैं, और फिर हर चुनाव में उनसे यह वादा किया जाता है कि जो अवैध जमीन आपने कब्जा रखी है इसे हम वैध कर देंगे और आपको इसका मालिक बना देंगे। अगली एक बार हमें और चुन लीजिए, अगली बार जब हमारी सरकार आएगी तो आपको ये जमीन हम मुफ्त में दे देंगे। ये सरकारें वादा करती हैं। मैं तो खुद दिल्ली में रहता हूं और जब मैं निकलता हूं, एक जमाना ऐसा था सरकार की वो जमीन कुछ वर्षों पहले तक खाली हुआ करती थी, फिर उसमें कुछ मकान बनने शुरू हुए और आज उस जमीन में मकान ही मकान है, पैर रखने की जगह नहीं है। और हाल के पिछले 5-10 वर्षों में हमने ये होते हुए देखा है। तो ये तो सरकार की नाक के नीचे की मैं बात बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के नाक के नीचे, पार्लियामेंट के नाक के नीचे इतने अवैध कब्जे हो रहे हैं, ये तो हल्द्वानी की बात है। विडंबना यह है कि भारत में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना सबसे आसान है, लेकिन इसे हटाना सबसे मुश्किल काम है। आज रिश्वत देकर आसानी से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा सकता है, आप कब्जा कर सकते हैं। आप किसी भी पार्क में कोई जमीन ले लीजिए, मकान बना लीजिए, कुछ वर्षों के बाद आपका हो जाएगा। और जो लोग ये अवैध कब्जा करते हैं वो कभी सरकार को इसके बारे में बताते नहीं, बताएंगे भी क्यों। लेकिन जब सरकार इसे हटाने के लिए कोई कदम उठाती है या अदालतें इसके खिलाफ कार्रवाई का आदेश देती हैं, तो ये लोग सरकार से ही पूछते हैं
कि उन्हें पहले नोटिस क्यों नहीं दिया गया, कानून का पालन नहीं हुआ, हमें नोटिस नहीं दिया गया, और नोटिस मिलता भी है तो बहुत सारे लोग अदालतों में ही जाकर महंगे वकील लेकर उस पर स्टे ले लेते हैं। अतिक्रमण के मामलों में फैसला आने में कम से कम हमारे देश में 3 साल लगते हैं, और बहुत सारे मामलों में 10 साल या उससे ज्यादा भी लगता है। और अगर फैसला आता भी है तो हमारे देश की कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि कुछ और साल इसमें बर्बाद हो जाते हैं, और अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 10 साल लग जाते हैं। अतिक्रमण का यह चुनावी बिजनेस मॉडल किसी राज्य की पूरी डेमोग्राफी को बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि जब किसी राज्य में बाहर से आकर लोग रहने लगते हैं और वहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होता है तो इससे उस राज्य की डेमोग्राफी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। भारत के जिन 2 राज्यों में मुस्लिम आबादी सबसे तेजी से बढ़ी है, उनमें असम के बाद उत्तराखंड दूसरे नंबर पर है। 2001 से 2011 के बीच 10 साल में उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी में 2% की वृद्धि हुई है, और इसी समय में हिंदुओं की आबादी 2% तक घटी है। इस दौरान उत्तराखंड में अतिक्रमण भी सबसे ज्यादा हुआ है। लेकिन अब हम आपको उत्तराखंड के ही जोशीमठ के बारे में बताते हैं, जो इसी राज्य में है, जहां हल्द्वानी की तरह ही हजारों लोगों पर बेघर होने का संकट मंडरा रहा है। लेकिन इन लोगों की बात आज कोई नहीं कर रहा, मीडिया में कोई नेता इनके पास नहीं पहुंच रहा। और आज ये जो खबर है ये हम जोशीमठ के अपने दर्शकों के लिए कर रहे हैं, जोशीमठ के लोगों के लिए आज ये खबर हम देश तक पहुंचा रहे हैं। और ये लोग अलग हैं इसलिए क्योंकि इन्होंने अवैध कब्जा नहीं किया हुआ, ये अपने वैध मकानों को, सही मकानों को सरकार से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। जोशीमठ में एक जल विद्युत परियोजना के लिए एक टनल यानी सुरंग बनाई जा रही है, जिसकी वजह से इस इलाके में मिट्टी लगातार धंस रही है, और 9 इलाकों में बने 513 मकान अब इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो कभी भी गिर सकते हैं, ढह सकते हैं, उनमें दरारें आ गई हैं, और उनकी दीवारों में ये बड़ी बड़ी दरारें आप देख सकते हैं। लेकिन इन लोगों के हक की बात कोई नहीं कर रहा, जबकि ये मकान इन लोगों ने किसी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके नहीं बनाए, बल्कि अपनी खून पसीने की कमाई से सही तरीके से इन मकानों को लिया है। लेकिन क्योंकि यहां वोट बैंक नहीं है और यहां धर्म का एंगल नहीं है, इसलिए इन लोगों की बात आज कोई नहीं सुन रहा। हमारे देश में सिर्फ अतिक्रमण को धर्म के नाम पर नहीं बांटा जा रहा, बल्कि अब देश में ट्रेनों को भी जाति और धर्म के नाम पर बांट दिया गया है। पश्चिम बंगाल से आई ये तस्वीरें उसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की हैं, जिसे 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। लेकिन कल जब यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा जा रही थी, इस दौरान कुछ लोगों ने इस पर पथराव किया और ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जिस दिन इस ट्रेन का उद्घाटन हुआ था, तब वहां मंच के पास खड़े कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, जिससे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गई थी, और उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर बैठने से भी इनकार कर दिया था। आपको याद होगा वो कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां की मृत्यु के अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद वो इस ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए खास तौर पर गए। उन्होंने अपनी ड्यूटी छोड़ी नहीं, लेकिन ये वो तस्वीर है, और तभी से कुछ लोग वहां ये कह रहे थे कि ये ट्रेन धर्मनिरपेक्ष नहीं है, और इसके बाद ही पथराव की ये घटनाएं हो गई। सोचिए ये कौन लोग हैं जिन्हें अपने देश की तरक्की से इतनी नफरत है, जिन्होंने ट्रेनों को भी जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया है। और बहुत सारे लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत के अलग अलग परियोजनाओं को, ट्रेनों को खुद झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन करते हैं, तो विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने इन ट्रेनों को भी मोदी के साथ जोड़ दिया है और अपना गुस्सा अपने ही देश की ट्रेन पर निकाल रहे हैं। अब आप सोचिए जब हमारे देश में बुलेट ट्रेन आएगी, उस बुलेट ट्रेन को भी लोग नरेंद्र मोदी के साथ जोड़कर देखेंगे और उसे बुलेट ट्रेन नहीं बल्कि शायद मोदी ट्रेन कहने लगे। हो सकता है उस पर भी ऐसे ही पथराव होने लगे। इसके बाद हो सकता है बाकी की हमारे देश में जो अलग अलग परियोजनाएं आएंगी उन्हें भी लोग कहें ये हमारी नहीं है, ये तो मोदी की है, ये हमारी नहीं है, ये तो बीजेपी की है। इसके बाद जब आप कोई उपग्रह छोड़ेंगे, कोई रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ेंगे, उसे भी लोग कहेंगे ये हमारा नहीं है, ये तो मोदी का है। और आप लगातार देखेंगे कि ये राजनीति होती जाएगी। वैक्सीन जब हमारी आती है उस पर भी विपक्षी दल कहते हैं कि ये तो मोदी की है, हमारी वैक्सीन नहीं है।